हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है करियर सक्सेस। आज मैं आपके लिए जेके पीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका हुआ था उसके रिगार्डिंग में उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छा डिटेल डिस्कशन होगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। और एक क्वेश्चन के साथ जितने भी छोटे मोटे और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए पार्ट वन के तौर पर लेकर आ रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ 25 क्वेश्चन लिए हैं जीएस के, इसलिए बिकॉज मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना लंबी वीडियो देख पाते हैं। तो दिस इज गोना बी लिटिल बिट शॉर्ट वीडियो, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाते तो काफी लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाती और ऐसे खाली आंसर डिस्कस करने से कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। सो वी हैव टू डिस्कस इन अ वेरी वेरी प्रॉपर फैशन। आप लोगों को मजा आएगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले करियर सक्सेस प्रोवाइड्स यू अ ग्रेटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इवन आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा थम्स अप वगैरह दे दें और लाइक वाइक भी कर दें वीडियो को। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा माई क्लास बाय करियर सक्सेस का ऐप आता है, एंड इफ यू फील लाइक यू नीड सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस की फॉर्म के अंदर बहुत सारे आपको क्विज वगैरह मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कीजिए, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, काफी कुछ आपको प्रैक्टिस के तौर पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर कुछ बैचेस वगैरह भी हमारे रन हो रहे हैं। आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा क्योंकि आपको टाइम कम बचा है। तो ऑल्दो हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो, बट आई थिंक पर्सनली आपको ज्यादा सूट नहीं करेगा। रिकॉर्डेड कंटेंट है जो भी मैंने जुलाई वाले बैचेस से पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और इवन जो मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया है या फिर रीजनिंग के जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप अपने बेसिस के ऊपर उसकी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, बिकॉज आपको बुक भी, जिनको भी बुक चाहिए भले वो बैच ज्वाइन करें या वो बैच ज्वाइन ना भी करें, अगर आपको वैसे भी बुक चाहिए तो भी आप आगे करियर सक्सेस के इंस्टीट्यूट में आके वहां पर आप बुक परचेज कर सकते हो। दैट विल बी अवेलेबल ओनली वन आउटलेट है, दैट इज करियर सक्सेस का इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, चलो थोड़ा सा मेरा इंट्रो है। इफ यू वांट टू नो, मेरा नाम है आकाश और बाकी ये डा डा करके कुछ चीजें मैंने यहाँ पर मतलब कुछ की हैं, आई हैव डिसेंट एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड ऑल, तो ये आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मुद्दा हमारा है दैट इज टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस। लेट्स अस कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। देखो थोड़ा सा मैंने ये मतलब इतना सारा आपको अच्छी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल में ये मैंने जो पिक्चर्स लगाई हैं जस्ट टू टेल यू कि मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है वो पुराने के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हुए हैं। सो फॉर दैट ऑथेंटिसिटी ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लगा रखे हैं। एनीवेज आपको इतना डिसेंट इनफ दिख रहा होगा, नहीं तो मैं साथ में क्वेश्चन आपके लिए बोलूंगा ही। ट्राई करना कि आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बट आपको मैं टाइम भी दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इन द मीनवाइल मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान वान भी देता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। किस लॉ के ऊपर बेसिस है आपका पहला बर्नौली प्रिंसिपल। ऐसा करते हैं, थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं। ओके, तो बर्नौली प्रिंसिपल किस लॉ के ऊपर बेसिस है। पहली बात तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है। बर्नौली प्रिंसिपल से हमने बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। किसके रिगार्डिंग बात करी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखो पूरा पूरा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा इस हिसाब से, तो है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग बात की थी। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बर्नौलीज लॉ को भी बोलते थे कि अपना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग बात करता है। क्या बोलता है अगर इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या पोटेंशियल एनर्जी सॉरी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसके रिगार्डिंग बात करता है, मतलब कोई भी चेंज होगा आपका वो कांस्टेंट के बराबर होगा। या फिर अगर कह लूं मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो सेम चीज है, चेंज के रिगार्डिंग बात करूंगा जीरो आ जाएगा और इसके रिगार्डिंग तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं कि और कहानी क्या है यहाँ पर। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन इज फॉर फोर्स एंड एरिया के लिए आपकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर की यूनिट सर क्या होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं सर। पास्कल होती है, देन बार होती है, देन टॉर्सलीज होती है, इसको टॉर बोल देते हैं। बहुत सारी यूनिट्स आपकी देखने को मिल जाएंगी प्रेशर के रिगार्डिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है ना। जो भी जहां पर भी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, यहाँ पर v की रिगार्डिंग बात हो रही है, यानी कि वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो आप मुझे बताओ, चल मैं आपको खुद ही बताता हूँ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की दोनों यहाँ पर मैटर करती हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों मैटर करती हैं। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आप जाकर स्लो कर सकते हैं वीडियो को, तब आप देख सकते हैं।
बिकॉज थोड़ा ज्ञान ज्यादा देना है तो आपकी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्पेस अगर आपका हल्का सा फास्ट रहेगा तो। एनीवेज थोड़ा सा मैं कूल डाउन कर लेता हूँ। एनीवेज नाउ पोटेंशियल एनर्जी आपकी आती है पोजीशन की वजह से आपकी जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। mgh इज द फॉर्मूला फॉर द सेम, राइट? ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नाउ अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसको रब करते हैं। ओके ओके ठीक है जी, लेट्स रब इट। ओके, टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू द आइस आइस वुड बी अराउंड इन डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो कितना टेम्परेचर रहता है? देखो इसका आंसर करो तक आप, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो होता यूं है कि आपका यहां पर आता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, एक आता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या आपका फ्रोजन सरफेस ऑफ वाटर है। चलो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर भी फ्रोजन नहीं हुआ है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, आपका पानी पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी है। तो वो यहाँ पर आता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर का, सॉरी डेंसिटी का, और दूसरा आता है आपका वाटर विच इज एनॉर्मलस बिहेवियर वाटर का आता है। कैसे आता है? देखो वाटर यहाँ पर रखा हुआ है, जब भी हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वाटर या फिर किसी लिक्विड की या फिर किसी गैस की भी, जिससे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो क्या होती है आपका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपका टेम्परेचर डिक्रीज करते हमारा वॉल्यूम का डिक्रीज होता है, यानी कि डेंसिटी क्या होती है? आपकी बढ़ती है, यानी कि डेंसिटी आपकी बढ़ती है। सिंपल सी कहानी इतनी हुई ना। लेकिन क्या होता है जैसे हम लोग वाटर केस के अंदर जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है और यहाँ पर 4 डिग्री, यहाँ पर आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो 10 से लेकर 4 डिग्री तक तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज, यानी कि डेंसिटी करेगी आपकी इंक्रीज करेगी, और ये 4 डिग्री तक करती है, 4 डिग्री तक करती है, यानी कि डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री, मैक्सिमम एट 4 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, 4 डिग्री से लेकर आपकी 0 डिग्री तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, रादर वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आता है तो यहाँ पर क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम या फिर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, डेंसिटी रादर डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी होगा वो क्या होगा आपका? क्या होगा? लाइटर होगा तो क्या पानी हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा पानी वो क्या हो जाएगा आपका? हैवी होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, बॉटम की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका बॉटम की तरफ आ गया, है ना, बॉटम की तरफ आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है वो आपका ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री के ऊपर क्या बनती है आपकी? बर्फ जम जाती है, आइस जम जाती है। तो सर ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी आइस जम जाएगी। तो नीचे वाला जो पानी जो 4 डिग्री पे था वो जो बिल्कुल बॉटम पे चला गया, मान लो आइस यहाँ पर जम गई, मान लो यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस पानी है, देन यहाँ पर आपका 0 कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा पानी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? आपकी बर्फ जम जाएगी। लेकिन जो बॉटम के ऊपर जो नॉर्मल यहाँ पर पानी रह गया वो कौन सा रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस का आपका पानी रह जाएगा। ये आपका 4 डिग्री का पानी रह जाएगा। देखो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करा रहा हूं, मैं खाली आपको रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट, वो तो आप समझ भी जाते होंगे बिकॉज आप खुद भी अपना पढ़ रहे होंगे। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते ही थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को हल्का से रिवाइज करा रहा हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर ऑफ इट, ठीक है। -4 नहीं होगा और -10 नहीं होगा, 0 तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ओके, ये तुंग पास, ये ताउंग पास जो भी होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है। ये कहां पर ये कौन सा माउंटेन कॉरिडोर है कनेक्टिंग इंडिया विद म्यांमार? बिल्कुल सही आंसर इसका म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? दैट इज का नाम है नईपिताओ, ठीक है। इसकी जो करेंसी है उसका नाम क्या है आपकी? क्या कहते हैं आपकी? मिंट समथिंग आती है शायद, करेंसी का नाम होता है उसकी, इसकी थी बर्मिस कयात इज द करेंसी, कयात इज द करेंसी, ठीक है। अच्छा, इनके जो पहले जो चांसलर थी, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहां पर क्या है, उनके चांसलर होते हैं। तो इनकी जो वाइस चांसलर थी या फिर चांसलर थी, जिनको हटाकर, अब तो खैर नहीं है वो, उनका नाम क्या था? आंग सांग सूकी वो जो चांसलर, इनको हटाकर कौन आ गया? इनको हटाकर देखो ये क्या आपके आंग है ना, इनका नाम आंग, तो याद रखना सर यहाँ पर आता है मिन आंग। तो मिन आंग, उसके बाद इनका आता है कुछ समथिंग, मैं खुद नाम भूल गया इनका पूरा नाम, एक मिनट, AHL, या बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, उसके बाद मतलब H आता है कुछ, तो याद रखना मिन आंग करके जो इंसान है, दैट इज द पर्सन। नाउ अब क्या बन चुके हैं इनके, जो मतलब उनके आर्मी जनरल हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, ठीक है। और इनके बाद H से कुछ नाम आता है, HL समथिंग होता है आगे, मुझे आई थिंक एक मिनट, HLIAN हिलियांग समथिंग करके नाम होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं इनका, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसका नाम देख लेना, ये करके, ठीक है। देन आपका, अच्छा, यहाँ पर जो पास का रिगार्डिंग मेंशन है, ये आपका आता है राखीन स्टेट के अंदर। ये जो पास आता है आपका राखीन स्टेट के अंदर आता है, राखीन स्टेट,
के अंदर आता है, जो कि सर आपको पता होगा रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, याद कर रख लीजिए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, चाइना की करेंसी का नाम क्या है? यहाँ पे इसकी करेंसी बताई, चाइना की करेंसी बताओ, ठीक है, नेपाल की करेंसी बताओ और पाकिस्तानी करेंसी बताओ। पाकिस्तान की तो सर आपकी रूपी है, आपको तो पता ही है। नेपाल की और चाइना की बताओ, इंटरेस्टिंग सा, मजा आएगा आपको। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको भी रब करते हैं, ऊपर ऊपर रब करते हैं। चलो कोई नहीं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, तब तक आप इसका आंसर कर दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन आईबीसी की कौन सी साइट इंडिया के अंदर लोकेटेड है? तो पहली बात देखते हैं, मोहनजोदाड़ो, गलत, बिल्कुल भी नहीं है। हड़प्पा, दोनों की दोनों कहां आती है सर? आपकी पाकिस्तान के अंदर आपकी देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली साइट जो ढूंढी गई थी, दिस वाज बाय दयाराम साहनी 1921 के अंदर, दया राम साहनी द्वारा ढूंढी गई थी। और मोहनजोदाड़ो जो ढूंढी गई थी, ये आपकी 1922 के अंदर आपकी आर डी बनर्जी द्वारा ढूंढी गई थी, ये वाली साइड। ठीक है, दोनों दोनों। अच्छा, हड़प्पा में क्या मिला सर? हड़प्पा में देखो बहुत सी चीजें मिली हैं, पर अगर मुझे एक चीज बतानी है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर स्वास्तिक का साइन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार स्वास्तिक का साइन देखने को मिलेगा, जो कि हिटलर ने भी यूज किया था अपने टाइम पे। ठीक है, देन 1920 इसके अंदर सर आपको देखने को मिलेगा बियर्डेड प्रीस्ट और डांसिंग गर्ल है ना, बियर्डेड प्रीस्ट और डांसिंग गर्ल का स्टैचू यहाँ पर मिला था। ठीक है, कहां पर? आपका मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिला। देन पूछ क्या रहा सर, ये पूछ क्या रहा कि इंडिया में कौन से लोकेटेड है, तो ये दोनों तो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। अच्छा बाय द वे, मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, मैं यहाँ पर देता हूँ, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, ऑले देन आपकी यहाँ पर ग्रेनरीज मिली थी वगैरह वगैरह। हड़प्पा के अंदर आपको पता है कि वो मिला था ग्रेनरीज, बिगेस्ट ग्रेनरी आपकी मिली थी। एक आपका बाथिंग जहां पर होती थी वो, वहां पर वो वाला आपका मिला था। आई थिंक की इट वाज अ वेरी, मतलब लाइक जहां पर रिचुअल बाथिंग के लिए जहां पर वो ग्राउंड इस्तेमाल किया था, वो यहाँ पर हड़प्पा मिला था। बहुत सारा कुछ था यार, है ना, आप लोग जानते ही होंगे, आपने पढ़ाई उसके रिगार्डिंग। देन हमारी इंडिया में कौन सी पाई जाती है? बिल्कुल बाबरकोट एंड धोलावीरा, दोनों हमारी इंडिया में पाई जाती है। धोलावीरा के बारे में अगर आपको बताऊं तो सर, धोलावीरा इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज धोलावीरा के अंदर एकमात्र ऐसी साइट है पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जहां पर क्या है, तीन डिवीजन किए हुए हैं। देखो क्या है, आपको पता होगा सभी साइट्स में क्या होता है, दो डिवीजन होते थे। एक क्या था, ऊपर वाला लैंड, जो ऊपर हवा, जो मतलब थोड़ा सा उठा हुआ इलाका था, उसको बोलते थे सिटाडल। ठीक है, सिटाडल यानी कि इसे बोलते हैं अपर टाउन। और एक होता था आपका लोअर टाउन, यानी कि नीचे वाली जमीन, इसको बोलते हैं लोअर टाउन। तो यहाँ पर लोअर टाउन में लोग रहा करते थे, और सिटाडल के अंदर यूजली क्या था कि या तो कोई बड़ा आदमी रहेगा, या फिर आपका यूजली था कि आपका जो ग्रेन्स वगैरह, यानी कि खाने वगैरह का जो भी दाने वाने थे, या फिर जो कह लो कि आपका जो भी मतलब आपके खाने पीने वाली चीज होती थी, वो यहाँ पर रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बाढ़ वगैरह आ गई तो क्या होता है, बच जाएगा, खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन एक मात्र ऐसा धोलावीरा इज द ओनली साइट जिसके अंदर क्या आपके अपर टाउन और लोअर टाउन के बीच में एक और आपका मिडल टाउन भी आया करता था। तो लोअर टाउन नीचे आ गया, ये इसके बीच में आता था आपका मिडल टाउन भी आया। सो मिडल टाउन वॉज एग्जिस्टिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, चलिए याद रखिएगा धोलावीरा के। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, आपकी इंडिया की रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, तो बिगेस्ट साइट इन इंडिया कौन सी है? इसको पूरा करता हूं मैं आपके लिए। ये बिगेस्ट साइट मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज बिगेस्ट आईबीसी साइट इन इंडिया कहां पर है? बिगेस्ट आईबीसी साइट यहां पर इंडिया के अंदर कहां पर है, जरा बताएंगे। अच्छा बाय द वे, धोलावीरा जो आती है सर, ये आपकी हरियाणा के पास आपकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ pressure exerted in 760 mm column of mercury at 0 डिग्री सेल्सियस is called as, क्या बोलते हैं इसको? देखो पहली बात तो ये, इसको बोलते हैं अपन, चलो आप ये आंसर करो पहला। देखो क्या होता है, प्रेशर की कई सारी यूनिट होती हैं, और यहाँ पर आपकी 760 mm ऑफ मर्करी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 mm ऑफ मर्करी, 1 mm ऑफ Hg मतलब मर्करी, इसको बोलते हैं क्या, 1 टॉर के बराबर होता है। 1 टॉर के बराबर होता है। ये टॉर कहां से आया? एक जनाब थे जिनका नाम है टॉर्सली भाई साहब थे। टॉर्सली भाई साहब ने इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी थी, तो उनके नाम पे एक यूनिट बना दी गई जिसको बोलते हैं अपन टॉर। ठीक है, तो 1 mm ऑफ Hg इज कॉल्ड एज 1 टॉर। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 760 mm ऑफ Hg का मतलब कितना हुआ, 760 टॉर हुआ। 760 टॉर हुआ, और 760 टॉर किसके बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और यही क्या होता है आपका 1 atm इज इक्वल टू दैट इज 101, एक मिनट, हाँ ठीक लिखा है, 101325 बार के बराबर होता है, या फिर कह लो कि आपका 325 पास्कल के बराबर होता है, या फिर कह लो 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है, या फिर कह लो इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार के बराबर होता है। ये सबके सब यूनिट क्या है आपकी, या फिर इक्वल्स टू 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम के बराबर होता है। दीज आर ऑल आर यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये सबकी सब यूनिट क्या आपकी, 1 atm लिखा है मैंने यहाँ पर, 1 atm पूछा है इसने, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पास्कल 1 नहीं है, बिकॉज पास्कल कितना है, 101.325 पास्कल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और 1 बार भी है, बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअल में 1 बार एग्जैक्ट नहीं होता, ये होता है एक्चुअली में 1.01 बार होता है। इस तरह से कुछ एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है, बट ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फाइन वन, बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके,
Which of the following hormones are essential for the uptake of glucose by the cells in the human body? ग्लूकोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो आपका पिक्चर में दिमाग आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए थी, होनी चाहिए। एक आता है इंसुलिन, एक आता है ग्लूकागॉन। देखते जरा फटाफट से, इंसुलिन यहाँ पर आंसर लिखा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए थे कि आप तुक्का भी मारोगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, तो इंसुलिन इज डेफिनेटली द आंसर। इंसुलिन कहाँ पर बनाता है, कौन बनाता है? पैनक्रियास बनाता है, पैनक्रियास बनाता है। पैनक्रियास के अंदर, तो स्पेलिंग यार, पैनक्रियास, देखो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। पैनक्रियास के अंदर कहां बनते हैं? पैनक्रियास के अंदर बनते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। यहां पर क्या जगह आती है जहां पर क्या होते हैं आपके इंसुलिन तैयार होता है। इंसुलिन का काम होता क्या है? ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है इसको क्या होता है? ग्लूकागोन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागोन में क्या करता है? आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब जितना भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, जो आपका इसके अलावा, अच्छा मुझे बताओ कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि आपके खुद पैनक्रियास के ही, वो भी क्या होगा? पैनक्रियास से बनाएंगे वो, उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को, मतलब ये उल्टा कर दे, ग्लूकागॉन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। वो कौन करता है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये आप मुझे बताएंगे, आंसर फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, क्या किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपकी इंसुलिन थोड़ा सा ज्यादा बन जाए तो आपको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह करके बीमारी होती है, वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नाउ कम्स दिस लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट इसका। इस क्वेश्चन का आंसर करना, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से बिकॉज आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर पता होने चाहिए इसके। एल्टीट्यूड सिकनेस का ये किसकी वजह से होती है? तो याद रखना सर, लो प्रेशर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आंसर टिक किया हुआ है जिसने भी किया हुआ है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। देखो ऑक्सीजन जो है हमारी जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में सेम है, हर जगह ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, लेकिन विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं, अगर आपको याद हो सर, इस प्रकार का आपने ग्राफ पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, विद इंक्रीज इन हाइट क्या होता है? आपका प्रेशर डिक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, और आपका टेम्परेचर भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जैसे आप नीचे आओगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और आपकी हाइट टेम्परेचर भी क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा। जैसे जब ऊपर जाते तो क्या होता है? आपका ना प्रेशर डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन के केस के अंदर तो क्या होता है? यहाँ पर आपका नॉर्मल प्रेशर नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा ही नहीं, कंफ्यूज किया ही नहीं आपको, सीधे यहाँ पर लिख दिया, तो क्या यहाँ पर आपका जैसे ऊपर जाओगे तो देखो, एक होता है आपका नॉर्मल प्रेशर, एक होता है आपका प्रेशर, एक होता है नॉर्मल प्रेशर, एक होता है आपका पार्शियल प्रेशर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्शियल प्रेशर। देखो, अगर मान लो आपके पास क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर आपके पास क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत सारी आपके पास गैसेस इकट्ठी पड़ रखी हैं, मतलब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपकी एयर के अंदर आपकी बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी आपकी गैसेस मिल जाएंगी, हीलियम वगैरह, बहुत सारी गैसेस आ जाएंगी। जब ये बहुत सारी गैसेस होता है, उस गैसेस के अंदर अगर एक सिंगल गैस का, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की रिगार्डिंग बात करें, अगर हमें सिंगल गैस का जब भी हम प्रेशर मेजर करेंगे तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे उसका प्रेशर है, हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर है। क्यों बोलेंगे पार्शियल प्रेशर? क्योंकि पूरे प्रेशर में से एक प्रेशर जो एक पर्टिकुलर गैस के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो दोनों का डिफरेंस बस इतना ही है, ठीक है। तो फिलहाल प्रेशर समझो, पार्शियल प्रेशर समझो, फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना विद इंक्रीज इन हाइट प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? आपका बिल्कुल एल्टीट्यूड सिकनेस होगी, आपको चक्कर आएंगे, सर्दत होगा, इस बीमारी हो जाती है। कब तक होती है? अगर आप देखो कि जब भी हमें अगर मान लो आपको क्या कहते हैं, अगर मान लो माउंट एवरेस्ट पर, आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के टाइम पर क्या होता है? बहुत सारे बेस कैंप होते हैं, बोलते हैं बेस कैंप बोलते हैं, फिर क्या होता है? ऊपर एक और कैंप लगा होगा, फिर एक और कैंप लगा होगा, फिर एक और कैंप लगा होगा। ऐसा क्यों करते हैं कि यहां से इंसान पहले यहां पर जाए, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करे, फिर ऊपर से इधर जाए, फिर इधर से इधर जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान थक जा रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ऑफकोर्स थकता है इंसान, पर ये इसलिए भी किया रहता है बिकॉज विद इंक्रीज इन हाइट प्रेशर बहुत जल्दी डिक्रीज कर जाता है। तो अगर एक साथ ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस वाली बीमारी हो सकती है, ठीक है। एल्टीट्यूड से नाम पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब ऊपर चढ़ाई की रिगार्डिंग बात हो रही है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कमीशन फॉर इंडिया एंड एशियन पैसिफिक ब्ला 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 ब्ला, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बैंकॉक के अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने टाइम नहीं दिया ना आपको आंसर करने का, चलो कोई नहीं, अब मैंने बताई दिया तो ये। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो आपकी बॉडी आती है ये आपकी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है। यूनाइटेड नेशंस यूएन डे कब बनाया जाता है? यूएन डे कब बनाया जाता है बताओ जरा, यूएन डे कब बनाया जाता है ये बताओ जरा, ठीक है। ऐसा क्यों बनाते हैं हम लोग? बिकॉज 1945 के अंदर यूएन जो था वो आपका इस तारीख को, इस जो तारीख जो भी आप लोग लिखेंगे तारीख, उसको क्या हुआ था? आपका फॉर्म हुआ था। जब ये फॉर्म हुआ था तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर था? मतलब हेडक्वार्टर नहीं, आई वुड से कि फर्स्ट, ये जब फॉर्म होता, फर्स्ट मीटिंग वगैरह कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को, जो कि आप कहां पर आता है? आपका यूएसए में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर से पूछे कि आपका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर आपका आता है हेडक्वार्टर, जो कि आपका अगेन यूएसए में आता है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है सर, बिल्डिंग है। और न्यूयॉर्क के जो आपका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे लास्ट टाइम, जब भी गए थे, तो वहां पर आपका गांधी सोलर पार्क बनाकर आए, गांधी सोलर पार्क बनाकर आए, करीबन मेरे ख्याल से 12 या पता नहीं 16 समथिंग क्या कहते हैं आपका
16 मेगावाट के आसपास का आपका वो प्लांट है, मतलब कुछ लगा के यहाँ पर आगे सोलर पावर वगैरह लगा के आगे प्रमोशन वगैरह करने के लिए, और तो पता ही क्या करते हैं आपके, है ना। तो ये करके यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी करके आए, ठीक है, याद रखना। और इसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, ऑन के बारे में आई थिंक ठीक है, इतना काफी। अच्छा था, ये बताओ मुझे, चलो मैं आपको बताता हूँ आपको। इस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल है आपके यूनाइटेड नेशंस के, उनका नाम क्या है आपके, एंटोनियो गुतारेस। एंटोनियो गुतारेस, गुतारेस, ठीक है, एंटोनियो गुतारेस, एंटोनियो, अरे यार, तो एंटोनियो, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा बहुत नीचे रहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप ना देख लेना, स्पेलिंग का मेरा बहुत इशू रहता है। एनीवेज, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। लेट्स टेक द ब्लू बैंक, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, ओह वाओ, इंटरेस्टिंग, रिट्स is issued by Supreme Court to secure the freedom of a person upon the unlawful arrest। unlawful arrest दिमाग में आते ही क्या करना है, सबसे पहली टाप दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा पहली बात बताओ, तब तक काम आंसर करो, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपका थोड़ी जगह बनानी जरूरी है। ओके ओके, चलो फटाफट से करेंगे, वीडियो थोड़ी कम रखेंगे, बिकॉज आप लोग को रिवाइज वगैरह भी करना होगा, तो टाइम आपको बिल्कुल दूंगा मैं कि आप लोग रिवाइज वगैरह करते रहें। रिट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के रिगार्डिंग मेंशन किया है, तो आपका आर्टिकल नंबर 32 दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। आर्टिकल नंबर 32, जिसको बोलते हैं अपन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, आपका राइट आता है, फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेटली आपके अंदर आ जाएगा। लास्ट राइट है फंडामेंटल राइट का, इसको बोला गया था, इसे बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय हुम, बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा यहाँ पर आपका बोला गया, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ये आप थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करना अगर किसी को पता है तो, ओके। चलो देन आपकी यहाँ पर सर आपकी 5 हिट्स आपको देखने को मिलेगी। एक आती है हेबस कॉर्पस, एक आती है आपकी देन आपकी सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, एंड एक कौन सी रहेगी, एक आपकी रहेगी, अच्छा, ट्रीटी ऑफ मैंडमस, मैंडमस रहेगी ना, चलो इसको लिख लेते हैं, मैंडमस, हेबस कॉर्पस, देन आपकी मैंडमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड आपकी क्यो वारंटो, ओके, ये आपकी आती है। यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, आपकी हेबस कॉर्पस बिल्कुल यार, जो भी अनलॉफुल अरेस्ट होगा, अरेस्ट है केस के अंदर क्या होती है आपकी लगती है अनलॉफुल अरेस्ट होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि किस बेसिस के ऊपर आपका अरेस्ट किया गया है। रिट ऑफ मैंडमस बोलती है कि क्या बोलते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जो भी पर्सन है एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को छोड़कर बाकी सबके ऊपर रिट एप्लीकेबल होती है, और ये बोलेगा कि भैया अगर कोई अपना लॉफुली काम नहीं कर रहा है, जो भी उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको क्या बोलेगा, मतलब डांट फटकार लगाएगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लगाएगा डांट फटकार, ओके। देन ये आती है सर्चुरारी, एक्चुअली प्रोहिबिशन ऊपर लिख देता हूँ, प्रोहिबिशन है सर्चुरारी। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोलता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसका लोअर कोर्ट्स को बोलता है, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को बोलेगा कि भैया अगर जो भी आपने केस लिया है अगर वो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो आप उसके बाद फैसला वगैरह नहीं कर सकते, फैसला वगैरह नहीं दे सकते, ऐसा बोलता है। प्रोहिबिट करता है यानी कि रोकता है, इट इज मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर आपका है। सर्चुरारी के केस के अंदर क्या होता है, सर्चुरारी के केस के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट्स को कि भैया अगर आपने ऐसा कोई केस जो कि आपकी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता, जुरिडिक्शन मतलब आपकी तह तक नहीं आता, आपके हद में नहीं आता, अगर आपने ऐसे किसी केस के ऊपर आपने कोई जजमेंट पास कर दी है, तो उस जजमेंट को माना नहीं जाएगा, उस जजमेंट को क्वैश कर दिया जाएगा, ये बोलते हैं किसके अंदर, आपका सर्चुरारी के अंदर। तो प्रोहिबिशन के अंदर क्या रोक रहे थे खाली, और सर्चुरारी के अंदर अगर किसी ने आपने पहले से काम कर दिया है, तो अब उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करें, उसको मतलब एकदम से जो भी डिसीजन आपने पास ऑन किया था उसको हमने बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया। एंड क्यो वारंटो से क्या होती है कि अगर क्यो वारंटो अबाउट कि हाँ अगर किसी ने अनलॉफुल तरीके से आपको ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको बोलता है कि भैया आप खाली करो, सिंपल सी कहानी इतनी है। अच्छा, क्योंकि प्रोहिबिशन और सर्चुरारी दोनों के दोनों कोर्ट से संबंधित हैं, तो इनको कभी बार इंट्रा कोर्ट रिट्स भी बोलते हैं, इंट्रा कोर्ट रिट्स भी बोलते हैं, और इनको कभी कभार और इनको सिस्टर रिट्स भी बोलते हैं, सिस्टर रिट्स भी इनको बोल देते हैं, ओके, याद रखना। तो हेबस कॉर्पस विल बी डेफिनेटली द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो इसको भी खत्म करते हैं। अच्छा एक बात आपको बताओ, क्वेश्चन का आंसर करो, सुप्रीम कोर्ट की रिट्स के बारे में आर्टिकल 32 में मेंशन है, हाई कोर्ट की रिट्स के बारे में किस आर्टिकल नंबर में मेंशन है, फट से बताओ मुझे, ठीक है। 200 एंड कौन सा आर्टिकल है, 200 एंड कौन सा आर्टिकल है, चलो हिंट भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ओके, ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 11 जम्मू कश्मीर राइफल्स, अरे वाह, ये क्वेश्चन का आप आंसर खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा इसका आंसर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, जम्मू JNK के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, which sector currently contributes most to the gross domestic product of economy। कमाल की बात है, जब जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आया, आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जब ये पूछा गया था तब भी सेम कहानी थी और अभी भी सेम कहानी है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं किस सेक्टर में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। देखो एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, मेन सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर मेन होता है, देन आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर होता है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। जिस देश के अंदर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको बोलते हैं अपन एग्रेरियन इकोनॉमी।
या एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जो भी आप बोलते हो, ये एग्रीगेरियन इकोनॉमी इसको बोलते हैं। जिस केस में, जिस देश के अंदर क्या होता है, आपका 50% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, उसको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऐसे करके बोलते हैं। और जिस देश में आपका सर्विस सेक्टर का परसेंटेज 50% से ज्यादा होता है, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं अपन सर्विस इकोनॉमी या फिर सर्विस इकोनॉमी वाला कंट्री। हम मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम पीरियड सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग एग्रीगेरियन इकोनॉमी रहे थे, मतलब रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी हम लोग क्या पहुंच चुके हैं, हम लोग सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बन चुके हैं। अब ये कोई बनना अच्छा तो नहीं होता, क्यों नहीं अच्छा होता ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन तो समझ लो कि ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर ना सर्विस इकोनॉमी के अंदर आपके जो भी डेवलप कंट्रीज अगर सर्विस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, हमारा बहुत ज्यादा क्या आपकी अभी मतलब इमेच्योर फेज के अंदर आपका है। और अभी तो 54% के आसपास क्या है आपका कंट्रीब्यूशन हो चुका है सर्विस सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में, जो कि अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर और बूस्ट करना चाहिए, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट के ऊपर नहीं करना चाहिए, और इसका तो कट के काफी सारा कम हो गया है ऐसे करके। बट अभी सर काफी सारे गवर्नमेंट यहाँ पर स्कीम लॉन्च करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट मिले, जो कि डेफिनेटली मिलना ही मिलना चाहिए, और इसका परसेंटेज अभी काफी सारा कम है, इसको भी बढ़ाने की आप काफी सारा जरूरत पड़ जाएगी, और काफी सारा काम चल रहा है, होगा होपफुली हो जाएगा काम। तो फिलहाल वी आर सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, बट इंडिया चाहती है कि आप यहाँ पर क्या बन जाए, आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर हमारा थोड़ा ग्रोथ हो जाए। एग्रीगेरियन इकोनॉमी तो हम लोग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे या आंसर कर रहे होंगे, दैट इज सर्विस नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सर्विसेज इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा ये गंदा सा नजर आ रहा है, बट टेंशन मत लो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में यहाँ पर कमेंट कर रहा है और पूछ रहा है कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन इसमें से कौन सी करेक्ट है, करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट इसमें से कौन सी सही है। ओके, क्या देखते जरा फटाफट से। ओके, चलो ठीक है, मैं तो मेरे को तो आंसर पता लग गया, आप लोग इसका आंसर करो। थोड़ा आपको बताता हूँ साइमन कमीशन के बारे में। देखो उसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आप लोग को पता ही है। साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये आपकी आई सर 1927 के अंदर ही हमारे देश के अंदर साइमन कमीशन आई थी, ठीक है। साइमन कमीशन आई थी और साइमन जो थे इनके हेड थे, इसलिए इनके नाम पर रखी गई साइमन कमीशन रखी गई थी। यार इसका बहुत सारा कड़ा विरोध हुआ हमारे इंडिया के अंदर आते ही, बिकॉज इसको बोले थे दिस इज द ऑल वाइट कमीशन। ये हमारे इंडिया के रिगार्डिंग हमें फैसले लेने वाली थी, इंडिया के बारे में हमारी बातचीत करने वाली थी, बट दिस वाज ऑल वाइट कमीशन। कोई यहाँ पर कोई इंडियन लोग था ही नहीं, तो कोई इंडियन को बिना इंक्लूड किया आप कैसे हमारी बात कर सकते हो। सो दिस वाज वेरी मच, मतलब इसका बहुत सारा रेजिस्टेंस हुआ, और आपने नाम भी सुना होगा साइमन गो बैक करके नारे भी आए थे, साइमन गो बैक करके यहाँ पर काफी सारे नारे यहाँ पर लगने देखने को मिले थे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला था कि हाँ ये मतलब कुछ बात करेगी, डायरकी वगैरह अबॉलिश करेगी, और बाद में बोला था कि हाँ इंडिया के रिगार्डिंग आगे क्या फर्दर फ्यूचर स्टेप रहने वाला है, हम लोग किस तरह से आगे इंडिया को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फिर वी विल सी अबाउट इंडिया, या क्या जो भी आगे डिमांड्स है, जो भी फ्यूचर्स है, उनको किस तरह से, व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने के रिगार्डिंग की गई थी साइमन कमीशन। हालांकि इसका बहुत ज्यादा विरोध वगैरह हुआ, तो आपको पता ही है, मॉडरेटिस्ट हो जाए, एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, सबने अपने हिसाब से इसका क्या किया, कड़ा विरोध यहाँ पर किया, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके इंसिडेंट्स देख लेते हैं सर। इससे पहले आपका 1920 के अंदर, देखो 1919 के अंदर हुआ था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, आपको सबको पता ही है। 1920 के अंदर गांधी जी ने क्या किया था, जलियांवाला बाग को लेकर और प्लस खिलाफत मूवमेंट जो कि बाहर चल रहा था उसको लेकर, गांधी जी प्लस मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने मिलकर हमारे देश में लॉन्च किया था क्या, दैट इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर देश में क्या हो गया था, लॉन्च हो गया था। खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन, एक्चुअली खिलाफत प्लस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमारे देश में यहाँ पर चालू हो गया था, एनसीएम यहाँ पर चालू हो गया था। बंद क्यों हुआ बिकॉज यहाँ पर हुआ था 1992 के अंदर, गांधी जी खुद क्या चले गए थे, जेल चले गए थे, और क्यों चले गए थे, बिकॉज ऑफ चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था सर। उसके चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जहां पर सर वो क्या कहते हैं अपना पुलिस स्टेशन को आग लगा के उड़ा दिया था, है ना, वो वाले काम जो किए थे, है ना। हम लोग टिकते कहाँ है ना, कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं। चौरा चोरी इंसिडेंट वाला जो था काम, है ना, वो इस इंसिडेंट से नाराज होकर 1922 के अंदर इन्होंने कॉल ऑफ करके और ये चले गए थे जेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट इसके बाद 1927 के बाद, इसके बाद सर काफी चीजें हुई। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये यहाँ पर फॉर्म हुई थी, ये हुई थी आपकी 1928 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी, ये आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद वगैरह हो गया सब इसके साथ यहाँ पे जुड़े थे। देन आपको बताओगे सर आपके देन लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल बड़े फेमस है ना, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय। ये क्या करते हैं, साइमन कमीशन कह लो और बाकी सब चीजों के रिगार्डिंग ये क्या करते हैं, विरोध कर रहे थे। विरोध के चक्कर के अंदर वहां पर हुआ क्या कि लाठीचार्ज के ऊपर हो गया और इनकी चेस्ट में, छाती पे इनकी क्या हुई, लाठी लग गई और अल्टीमेटली इनकी मृत्यु हो जाती है इसी चक्कर में, ठीक है। तो बाद में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, है ना, यू नो अबाउट इट। तो भगत सिंह वगैरह ये सब के सब कहां चले गए थे, ये सर चले गए थे, इन्होंने जाके अल्टीमेटली जेपी सॉन्डर्स को जाके मार दिया, इनका बदला लेने के लिए। सॉन्डर्स को जाके मार दिया, स्पेलिंग गलत भी, चलो कोई नहीं, जेपी सॉन्डर्स को जाके
सॉन्डर्स को जाके यहाँ पर मार दिया, और कहां पर, लाहौर में जाकर मारा था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अल्टीमेटली सर क्या हुआ, इनको उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सर एक और है 1930 के अंदर, 1938 के अंदर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सर अपना लगे हुए थे अपने सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर। सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया, और वहां पे डांडी मार्च वगैरह में गए थे, नवसारी में गए, वहां पे जाकर डांडी मार्च वगैरह करके आए, है ना। उसके बाद ऐसा करके बहुत कुछ हुआ, फिर आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी। चलो उसका रिगार्डिंग अपन जाते नहीं, इतना ही रख लेते हैं फिलहाल, इसको रब करते थोड़ा सा यहाँ पर निपटाते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ये भी क्वेश्चन मतलब अभी काफी हॉट न्यूज के अंदर, शायद एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन चिपका दे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। क्यों मजा आ जाएगा, उसका रीजन ये है कि सर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। इसका आंसर ये था, ठीक है। Okay, consider the following actions by the government: cutting the taxes, increasing the government spending, abolishing the subsidies. In the context of economic recession के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है। Which of the following above can be considered part of fiscal stimulus package? Fiscal stimulus package के क्या इसमें से 1, 2, 3 में से कौन सा पार्ट होगा fiscal stimulus package का? देखो पहली बात तो ये रिसेशन का मतलब क्या होता है। देखो जब भी जीडीपी दो कंसेक्यूटिव क्या बोलते हैं उसको यार, साल का क्या होता है वो, अरे मतलब दो कंसेक्यूटिव, यार एक मिनट, साल का क्या होता है, क्वार्टर, अरे यार दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहा था, एक मिनट। दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक क्या होती है आपकी, फॉल करती है जीडीपी, तब उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। अच्छा, एक तो रिसेशन हो गया, एक और एक आपने सुना होगा इसी की बड़ी वाली टर्म जिसे बोलते हैं डबल डिप रिसेशन। अब सर ये क्या होता है, देखो क्या होता है इस केस में, क्या आपकी मान लो अभी जीडीपी आपकी एकदम मस्त यहाँ पर फॉल करी, रिसेशन आपके देश में आ गया। अब रिसेशन से क्या हो रहा है, आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हो, और फिर क्या करी आपकी जीडीपी मस्त यहाँ पर ग्रोथ करी। अब जीडीपी ग्रोथ करने के बाद फिर से आपका फॉल हो गया, यानी कि क्या हो गया, पहले आपका फॉल हुआ था, फिर आपने राइज किया और फिर आपने फॉल कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, डबल डिप रिसेशन। ये सर काफी सारा खतरनाक होता है जीडीपी वगैरह के लिए, ठीक है, याद रखना। रिसेशन क्या है, आपकी जीडीपी क्या हो रही है, दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में क्या हो रही है आपकी नीचे गया, यानी कि आपका फॉल हो रहा है, उसको बोलते हैं रिसेशन बोलते हैं। अब जब भी रिसेशन कंट्री के अंदर आएगा तो क्या होगा सर, यहाँ पर लोगों को काफी तकलीफ आएंगी, दुख तकलीफ आएगी। उस दुख तकलीफों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, यानी कि एक तरह की पैकेज यहाँ पर लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको पता होगा सर, कोविड के टाइम पर सर काफी लोगों ने यहाँ पर स्ट्रगल किया। जब पहला लॉकडाउन लगा था काफी तरह दिक्कतें आई थी कोविड-19 के टाइम पर, इवन सेकंड लॉकडाउन में भी काफी दिक्कतें आई थी। तो ऑलमोस्ट दुनिया की हर सरकार ने एक ना एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर लॉन्च किया था। हमारे देश की सरकार ने सर वैसे बहुत सी चीजें यहाँ पर लॉन्च करी, बट प्रॉपरली एक बहुत बड़ा कोई फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लॉन्च नहीं किया। छोटे मोटे तो आपकी चीजें करते रहे, बल्कि बड़ा पैकेज यहाँ पर लॉन्च नहीं किया था। फॉर एग्जांपल जापान के अंदर हुआ, यूएसए के अंदर हुआ, यूरोप के अंदर आपका हुआ, बहुत सी जगह पर आपको देखने को मिल जाता है, पर हमारे देश में नहीं हुआ। अगर होता तो क्या, फिर कह लो कि कोई भी आपका पैकेज इस तरह का लॉन्च होता है तो क्या देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर क्या है, लोगों की हालत यहाँ पर खराब है, तो लोगों से और वसूली तो की नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चोमुजी बनाते हैं हम लोग, जिन लोग को नहीं पता, चोमुजी हमारे बहुत ही ज्यादा खास इंसान है। जब भी मेरे को समझ नहीं आता, चोमुजी पिक्चर में आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये हमारी लाइव क्लासेस में होता है तो आपको शायद नहीं पता होगा। एनीवेज एग्जांपल ले लो, चो मतलब एक ना कोई इंसान है। चोमुजी यहाँ पर आए पिक्चर में, चोमुजी की सर हालत बहुत ज्यादा खस्ती है, चोमुजी की सर हालत बहुत ज्यादा क्या है, खस्ती है, यहाँ पर रोने की कगार आ चुकी है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तुम्हें और टैक्स देते रहो। भाई तुम कमा तो रहे नहीं, टैक्स कहां से दें, टैक्सेस कहां से दें, टैक्स हमारे पास है नहीं सर देने के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, टैक्स वगैरह क्या करती है, बहुत ज्यादा कम कर देती है कि भैया लोग यहाँ पर जी तो पाए। अभी जब लोग जी पाएंगे तब जब हमारा देश की जीडीपी वापस बढ़ेगी, तब ये लोग सर मेहनत करके कमाएंगे, फिर टैक्स दे देंगे। तो अभी फिर आगे टैक्स क्या करते हैं, आपका कम कर देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कटिंग द रेट ऑफ टैक्सेस बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ये तो आगे जाएगा। देन गवर्नमेंट इनको फर्दर सपोर्ट करने के लिए, या फिर जो ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कमा नहीं पा रहे हैं, और ये देखो क्या है, अगर कोई इंसान क्या है, मतलब जिसके पास खाने की रोटी नहीं है सर, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो सर उनको कपड़ा मकान देना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर ये कभी आज कपड़ा मकान दे देगी गवर्नमेंट, या फिर उनको खाने के लिए कुछ चीजें दे देंगी, तो अल्टीमेटली जब वो यहाँ पर जब रिसेशन से जाकर हमारे देश जीडीपी की यहाँ पर ग्रोथ होगी, तब क्या होगा, वो इंसान जाकर जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, टैक्स देगा, अल्टीमेटली क्या होगा, फिर हमारे देश में जीडीपी फिर से राइज करेगी। तो क्या करती है यहाँ पर, बिल्कुल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, और यहाँ पर क्या करेगी, कोशिश करेगी इनको जितनी सारी चीजें देने की कोशिश करेगी। अबॉलिशिंग द सब्सिडीज, अरे सब्सिडी का मतलब क्या होगा, मदद देना। उन्हें अबॉलिश करोगे मतलब खत्म कर दोगे क्या, अरे नहीं, मदद तो और देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड इज द ओनली ऑप्शन, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, समझ आ गया। चलो इसको रब करते हैं। ओके इसको थोड़ा सा जगह साफ करी जाए। ओके, यहाँ पर लिखा है सर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे बड़े सारे क्वेश्चन लगे भी, तो 1 2 3 4, ओ माय गुडनेस, 3, कोई नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे तो थोड़ा टाइम ज्यादा हमारा हो ही रहा है, मैं नहीं चाहता था कि आधे घंटे से ऊपर वीडियो बने। ओके चलो देखते हैं भाई।
उसके ऊपर देखते रही ना वीडियो। प्रॉब्लम ये है भाई, देखो बता दिया करो, अगर आपको थोड़ी लंबी वीडियो की रिक्वायरमेंट लगे, अगर आपको लगे कि थोड़ी सी आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो, तो फिर मैं आराम आराम से 1-1 घंटे में आराम से सॉल्व करके समझा दूंगा आपको, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। पर देखते तो हो नहीं, अगर आप फिर थोड़ा जल्दी शॉर्ट में करना पड़ता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है सर आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड, बिल्कुल से बनता है। अगर बात करें सर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हम लोग बात करें हार्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हार्ट के रिगार्डिंग बात करें सर, हमारे देश का, हमारे ये दिल सर, ये दिल वो वाला दिल नहीं है जो आप किसी को दे बैठे हो, ये हम लोग बात करें पंप। हमारा जो हार्ट है वो पंप की तरह यहाँ पर काम करता है, जो कि पूरे के पूरे हर शरीर के हर अंगों में पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। देखो यहाँ पर 2-3 चीजें मेन आती है, एक आती है आपकी आर्टरीज, एक होती है आपकी वीन्स। एक होती है आपकी आर्टरीज, एक होती है वीन्स। आर्टरीज क्या करती है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड यानी कि साफ खून, ऑक्सीजनेटेड यानी कि साफ खून क्या करती है? आपकी कैरी करती है। वेरस वीन्स जो करती है आपकी, क्या करती है? आपकी डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर आपका, मतलब जो आपका गंदा खून कह लो, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, उसको यहाँ पर कैरी करती है, ठीक है। अब एकमात्र ऐसी आर्टरी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी, इसका नाम है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? ये आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड क्या करती है? कैरी करती है। एंड एकमात्र ऐसी वीन है, इसका नाम है आपका पल्मोनरी वीन, जो क्या करती है? आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड क्या करती है? आपका कैरी करती है। थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस एग्जांपल है। अच्छा, सबसे बड़ी अगर बताऊं दुनिया कह रहा हूं, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? उसका नाम क्या हमारे? दैट इज आयोटा। हाँ एक मिनट, हाँ एओटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है, और ये आपका ऑक्सीजन ब्लड क्या करती है? आपका कैरी करती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? आपकी तीन बेसिकली पाइप्स निकली होती हैं, तीन बेसिकली यहाँ पर पाइप्स निकली होती है, इस प्रकार की आपकी होती है। अगर आपको पहला हार्ट अटैक आ जाए तो ये वाली पाइप ब्लॉक हो जाती है, दूसरा हार्ट अटैक आ जाए तो ये वाली पाइप ब्लॉक होती है, और तीसरा की सर वेट मत करना, बिकॉज जिसको 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं सर, वो उसकी जिंदगी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो ज्यादा दिल मत देना किसी को, है ना, हार्ट अटैक आ गया परेशान हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, देन आपका एल्प्स माउंटेन्स एंड हिमालयस माउंटेन्स आर एग्जांपल ऑफ, क्लासिक एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है? ओके, देखो क्या होती है माउंटेन्स आपको वैसे तो 3-4 प्रकार की देखने को मिलेगी, पर मेजरली हम लोग बात करते हैं 2 प्रकार की माउंटेन होती है, एक होती है आपकी फोल्ड माउंटेन्स और एक होती है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कुछ ना कुछ फोल्ड करके बनेंगी, तो क्या होता है भैया, एक इस तरह का मान लो कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और बीच में से आपकी कुछ ना कुछ जगह और होगी। यहाँ पर मान लो कुछ और स्ट्रक्चर आपका तीसरा स्ट्रक्चर और है, 1, 2 एंड 3। अब 1 एंड 3 जब क्या होंगे, पास आएंगे तो क्या कर देंगे, 2 को उठा देंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जन इंटरेक्शन। तो ये होती है आपकी ब्लॉक, ये आपकी होती है आपकी फोल्ड माउंटेन्स। इस प्रकार से आपकी फोल्ड माउंटेन बनती है। 2 चीज यहाँ पर क्या हुई, पास आई और बीच वाली जमीन को उठा दी, तो एक तरह से ऐसे कह लो, ये आपका था, ये आपका कुछ था, और ये आपका जब हमने इधर से प्रेस किया, इधर से ऐसे करो यार, रुमाल रखा आपने, रुमाल को इधर से आपने उंगली रखी, इधर से आपने उंगलियां रखी, फिंगर्स रखी, और दोनों उंगलियों को प्रेस करा, तो क्या होता है, बीच में ऐसा पहाड़ सा बन जाता है। इसको बोलते हैं अपन फोल्ड माउंटेन्स। तो डेफिनेटली हिमालयंस एंड एल्प्स माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स का बिल्कुल क्या एग्जांपल है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ऊपर वाला जो केस होता है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, नीचे वाले को बोलते हैं अपन सिंक्लाइन। इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन और नीचे वाले को बोलते हैं अपन सिंक्लाइन बोलते हैं। चल छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। ओके, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? सर यहाँ पर क्या होता है, यही वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट है, क्या होता है, दूर जाएंगे। वैसे यहाँ पर टेंशन कंप्रेशन दोनों केस में होता है, पर मैं आपको फिलहाल टेंशन के केस में बता रहा हूँ, मतलब दूर जब जाएंगे 1 और 3 पार्ट दूर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच में गड्ढा बन जाएगा, गट्टा निकल रहा है, क्या बोलते हैं आपका, गड्ढा बन जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी माउंटेन, और बीच में जो क्या हो जाएगा, आपकी वैली बन जाएगी। जैसा कि जहां पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास, स्पेशली अगर कश्मीर वगैरह रीजन में देख रहे हो, तो आपको ये देखने को मिल जाती है, दैट इज माउंटेन्स, फिर वैलीज, फिर माउंटेन्स, फिर वैलीज, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन्स। देन फिर आपकी फ्लैट माउंटेन्स होती है, जिसको आपको पता है प्लेट्यूज, यानी कि पठारों में आपको फ्लैट माउंटेन्स देखने को मिलती है। सबके सब थोड़े ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, फिजिकल ज्योग्राफी ना एक्चुअली अच्छे समझ आती है तब जब हम ध्यान से पढ़ें, फोटो वगैरह देखकर पढ़ें, ठीक है, तो ज्यादा इतने काफी है। ओजोन, अरे बाबा मजेदार क्वेश्चन, ओजोन इज द पार्ट ऑफ, यार जेकेएसएसबी का भी रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था जो ओजोन के बारे में, पता नहीं ओजोन के विषय ज्यादा पढ़ चुके हैं, और पढ़ना भी चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है, याद रखिएगा। हाँ, किसकी लेयर का पार्ट है, देखो भैया फटाफट एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर, ओके, सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देन आपकी आती है सर सेटोस्फियर, देन आपकी आती है कौन सी, मेसोस्फियर, देन आपकी आती है आपकी थर्मोस्फियर, उसके ऊपर आपकी आती है आपकी एग्जॉस्फियर, इसको तो अपन गिनते ही नहीं, ठीक है, थर्मोस्फियर, एग्जॉस्फियर। ये सर आपकी 18 किलोमीटर पे देखने को मिलेगी, ये आपकी आ जाएगी आपकी 50 किलोमीटर, देन आपकी आती है 80 किलोमीटर, देन आपकी 300 किलोमीटर, ये आपकी देखने को मिलेगी इसकी हाइट्स वगैरह, ठीक है। देन ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होते हैं, आपके वेदर वगैरह बनते हैं, बादल सर यहाँ पर बनेंगे, इवन बुर्ज खलीफा सर ये है, ठीक है, इतना बना लो, मतलब ऐसे करके जो भी हम लोग यहाँ पर रहते हैं ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है।
स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी बनती है ओजोन लेयर, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर इज आउट हियर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इवन फाइटर प्लेन्स, जेट प्लेन्स वगैरह भी वो भी यहाँ पर क्या होते हैं आपके इसी रेंज में यहाँ पर फ्लाई करते हैं। मिजोस्फीयर, मिजोस्फीयर के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पर आपके जो भी उल्का पिंड वगैरह आ रहे हैं ना, उल्का पिंड मटीरियल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उसकी बर्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, मटीरियल्स की बर्निंग वगैरह आपको देखने को मिलती है, ऐसे करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के अंदर आपकी एक लेयर आती है, इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर एक लेयर आती है, इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। सर आइनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि फर्दर किसके लिए रिक्वायर होते हैं, ये आपकी क्या कहते हैं आपकी जो भी हम लोग रेडिएशन वगैरह सॉरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, रेडियो वेव्स वगैरह का जो भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फीयर, सर ये तो आपका 600 किलोमीटर से ऊपर हो गया, इसको तो हम एटमॉस्फेयर का पार्ट मानते ही नहीं है, ठीक है, खत्म कहानी। कौन सा आंसर है, स्ट्रेटोस्फीयर इज आंसर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओजोन की लेयर क्या, ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये आपका एलोट्रॉप है, किसका, ऑक्सीजन का आपका एलोट्रॉप है, इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं। ब्लू कलर की आपको देखने को मिलती है, ब्लूइश कलर की आपको देखने को मिलती है, टॉक्सिक होती है सर, जहरीली होती है, पी मत जाना, है ना, हमको बचाती जरूर है, क्या है ना, ये इतना याद रखना, जहर को मारता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए काफी ज्यादा जहर है, या फिर कह लो यूवी रेडिएशन हमारे लिए ज्यादा जहर है, और यूवी रेडिएशन जो रोकता है उसका नाम है आपको ओजोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स किसके थ्रू बनते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स हमारे बनते हैं फॉसिल फ्यूल से, डेड रिमेन से, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, डेड रिमेन्स हो गया, डेड रिमेन्स हो गया, इन सब चीजों से क्या होते हैं आपके बनते हैं, आपकी जब हड्डियां आपको दफनाया जब जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी हड्डियां में कन्वर्ट होंगी, किसके अंदर होंगी, आपकी नीचे नीचे जाती रहेंगी, और अंडर हाई प्रेशर वगैरह आपकी आके आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स हजारों सालों के अंदर आप भी क्या बन जाओगे, कोई ना कोई कोयला, कोई ना कोई और फॉर्म की रॉक की फॉर्म के अंदर बन जाओगे, पहले सॉइल बनोगे फिर आप रॉक बनोगे, ठीक है। तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल, तीनों के तीनों क्या एग्जांपल आपके सेडिमेंटरी रॉक्स एग्जांपल है, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह हो गया। शेल, शेल के बारे में अगर बात करें तो आपने सुना होगा शेल गैस के बारे में, तो शेल गैस इज समथिंग जो कि यूएसए ने, देखो शेल गैस क्या हमारे इंडिया में पाई जाती है, और चाइना के पास सर हमसे भी ज्यादा रिजर्व है, और यूएसए के पास भी अच्छे खासे रिजर्व है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये एक्चुअली नेचुरल गैस की तरह ही होती है, पर ये शेल रॉक से निकल जाती है, शेल रॉक से ना, सेडिमेंटरी रॉक से टाइप है, और शेल रॉक से निकल जाती है शेल गैस। प्रॉब्लम क्या है ना, इसकी सर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास की टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी इसके पास हमारे पास नहीं है। और शेल गैस होगी, नेचुरल गैस होगी, इस चक्कर में सर वेनेजुला की लंका लगा दी, किसने, यूएसए की लंका लगा दी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जब वो फाइंड आउट कर ली उसने सर बहुत अपने धड़ल्ले से इसको बेचा है नेचुरल गैस को और शेल गैस वगैरह को, इस चक्कर में सर बेचारा वेनेजुला डूब गया, ठीक है। अब तो उसका हाइपर इन्फ्लेशन आ रखा है, इन्फ्लेशन छोड़ो आपका हाइपर इन्फ्लेशन आ रखा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी होती कौन सी है, इसे बोलते हैं फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी, फ्रैकिंग, एक बड़ा फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, तो फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है, सिंपल सी कहानी, इसको रॉक फ्रैकिंग वगैरह बोलते हैं। बाकी कुछ, हाँ अच्छा, स्लेट क्यों इसका आंसर नहीं है, बिकॉज स्लेट जो है, स्लेट इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट जो है आपका वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, देखो वो इग्नियस भी हो सकते हैं, सेडिमेंट्री भी हो सकते हैं, जो भी रॉक्स लेने ले लो, इसको आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर आप डाल दो, तो क्या होता है, ये अपने इग्नियस है या सेडिमेंट्री है ये बेचारे भूल जाते हैं। मतलब अगर आप लोगों को विचारों को बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर डाल दिया जाए, जो कि इस टाइम पर शायद आप होंगे भी, कुछ लोग ले लेना चाहिए, चिल मारो, आराम से रिलैक्स करके पढ़ो, जितना बड़ा होता है उतना पढ़ो, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर के अंदर कोई इंसान रह जाए तो क्या करता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी भूल जाता है। तो सेम यहाँ पर कहानी है, इग्नियस रॉक्स उठाओ, सेडिमेंट्री रॉक्स उठाओ, दोनों के एग्जांपल होंगे, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डाल देंगे तो सर ये अपनी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी भूल जाएंगे, कुछ और यहाँ पर बन जाएंगे, तो कुछ और ही जो बन जाता है उसे बोलते हैं स्लेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो सेडिमेंट्री रॉक ही तो था, आपने बोला सर इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डालोगे तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा, तो है तो अल्टीमेटली सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस का टाइप ही ना। देखो बिल्कुल बोल रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी गया है ना, अपना प्रॉपर्टी अपना बच्चा अपना रहा ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप तो क्या ही कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात रखना, उस टाइप्स के रॉक्स जो हो जाते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, उनको सेम नाम से नहीं जाना जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ठीक है। चलो नाउ बस देखो दो चार कुछ क्वेश्चन ज्यादा रह गए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा फटाफट से। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, दिखाइए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, किस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे इंडिया के अंदर, कहां से हमारी बिजली उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, बिल्कुल इसका आंसर थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आपका था हाइड्रो पावर प्लांट, फिर आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद आपका आता है रिन्यूएबल्स आते हैं, जिसके अंदर आपकी सोलर एनर्जी भी आपकी आ जाएगी। थर्मल पावर प्लांट मतलब सर वही थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं आपके, मतलब जो क्या कहते हैं आपके, ये सर कई प्रकार के होते हैं, एक तो कोयले से चलता है, वो वाला हो गया, है ना। अभी थोड़े टाइम पहले सर आपको पता होगा कोयले की काफी ज्यादा भारी कमी हो गई थी, है ना। आप लोगों के यहाँ मस्त लाइट आ रही थी, हम लोग के यहाँ सर लाइट ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, इसका रीजन क्या है, बिकॉज सिंपल सी बात है, मेरे जो घर के पास आता है राजपुरा के अंदर थर्मल पावर प्लांट लगा है, तो सर वो कोयला का इस्तेमाल करता है, कोयले की सर भारी दिक्कत आ गई थी। आपके यहाँ जो भी आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं जो लोग, सर वो लोग उनके यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपके जो पहाड़ी इलाका है तो वहां पर हाइड्रो पावर से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है, और पानी की कमी नहीं है, पानी से जितनी मर्जी बिजली बनाते रहो।
थर्मोप्लाज्मा कोयले से चलता है सर, आपका ऑयल से चलता है, देन आपके और भी बहुत सारे रीजन वगैरह चलता रहता है, पेट्रोल वगैरह से चलता रहता है, बहुत सी चीजों से चलता रहता है, ठीक है। देन रिन्यूएबल एनर्जी से दिमाग में आया सोलर पावर, यहाँ पर लिखा है सोलर पावर। देखो सोलर पावर के रिगार्डिंग सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट टारगेट बनाए थे, दो मतलब टारगेट बनाए हैं, 175 गीगावाट 2022 तक, और उसके बाद आपका 600 गीगावाट या 400 गीगावाट, थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, आई थिंक 400 गीगावाट है शायद, 400 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी में लानी है बाय 2030 तक। शायद 400 है, शायद 600 नहीं, 400 है, 400 आई एम श्योर अबाउट इट, 400 गीगावाट हमें बनानी है। अब इसके अंदर सोलर एनर्जी के बारे में कितना कमेंट किया है, तो सोलर एनर्जी के बारे में आपका कमेंट किया है 175 वाले में कमेंट किया है कि हम लोग 100 गीगावाट तो खाली अपन सोलर से निकाल के लाएंगे 2022 तक। 2022 तो सर आ गया, अब टारगेट कितना पहुंचा है, टारगेट के हिसाब से सर हम लोग अभी ऑलमोस्ट अराउंड 60 गीगावाट तक हम लोग पहुंच पाए, 40 गीगावाट पता नहीं कहां से लेके आएंगे इतनी जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में, पर लेट्स सी कहां तक यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बहुत कहानी है। सोलर के अंदर पीवी सेल का इस्तेमाल करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। हुम ऑफ द एसोसिएशन विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अरे वाह, अभी बताया था आपको, मैंने क्वेश्चन बताया था कब फॉर्म हुई हमारी, 1928 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक है, बाय अंडर होम, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं इसको, कहानी है ना। सुभाष चंद्र बोस इज रेडी टू आईएनए इंटरनेशनल आर्मी, एंड एक और होती है आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक करके इन्होंने क्या बनाई थी, अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, ठीक है। लक्ष्मी सिंघाल से नॉट इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी सर कितना मर्जी पढ़ लो, कमी है, ठीक है, ओके। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बोन कहां पर होता है, हमारा दांत इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। दिल से कही बात इतनी नहीं चुभती, लेकिन जो मुंह से कही बात होती है वो ज्यादा चुभती है, क्यों, क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट है। ये तो खाली बकवास जोक हो गया, इट वाज अ टीजे, बट एनीवे छोड़ो इसको। एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, बिल्कुल सर। टीथ के अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं, एक फॉर्मुला होता है, इसे बोलते हैं 2123 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इतने होते हैं आपके दांत आधे जॉ में। देखो एक जॉ ऊपर होता है, आपके ऊपर वाले दांत हो गए, और एक नीचे वाले दांत हो गए। अब इन दांतों को बीच में से डिवाइड कर दो, तो बीच में से हमने तो काट दिया, ऐसा करके काट दिया। अब इधर का जो सेट है ना, वो कितना होता है, इधर का सेट हो गया, इधर का सेट हो गया, इधर का एक सेट हो गया, और इधर का एक सेट हो गया, यानी कि हाफ जॉ मतलब आधा जॉ की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए फॉर्मुला जो इस्तेमाल होता है उसको होता है 2123 फॉर्मुला, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये आपको देखने को मिलेंगे एक साइड में, मतलब ये एक साइड में देखने को मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो कितना आएगा, देखो 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32 मतलब 32 आपके दांत हो गए, ठीक है, ओके। बस समझ आ गया ना, इतना काफी है यार, और क्या करोगे, ओके। देन हमारे क्या कहते हैं आपका ग्रासलैंड्स रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, चलो इसका आंसर कब करो तो तुम्हें आपकी बाकी बताता हूं। ओके, ग्रासलैंड्स यहां पर लिखा है आपका जैसे डॉन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल बाजू में कौन सा आता है, दैट इज आता है आपका न्यूजीलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैंटरबरीज, मैं आपको देता हूं ऊपर, न्यूजीलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैंटरबरीज, तो स्पेलिंग में मत जाना, थोड़ा सा ध्यान देख लेना। देन आपका आता है प्यारिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी प्रेरिस तो लिखा हुआ है। देन आपका आता है अरे यार केनिया अरे रे 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 स्वनामा समथिंग, हाँ स्वनामा नाम से होता है, ये आपका केन्या में देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। देन आपका आता है प्यारिस, आपका आता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी इसका आंसर है। और ये इसको बोलते हैं अपन ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। देन सर बहुत सारे और भी आते हैं, देन आपका सोनामा हो गया, देन आपका आता है सर कैंपस आपका ब्राजील में आ जाएगा। देन आपका सर सेल्वस, देन आपका वेल्स आता है, आपका क्या कहते हैं आपका वेल्स इज इन साउथ अफ्रीका, है ना। अभी सर अपनी इंडिया वहां पे गई हुई है, वेल्स वगैरह के अंदर देखना, मुझे याद नहीं सर कहां पर टेस्ट मैच हो रहे हैं, बट मतलब एक आई थिंक वेल्स वगैरह के अंदर, वेल्स वगैरह के आसपास भी टेस्ट मैच करा ही लेते हैं, है ना। तो ये देख लेना सर, साउथ अफ्रीका वहां पे गई हुई है, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चल रहा है, देख लेना, ठीक है। आजकल देखने का मौका नहीं मिल रहा पर देख लेना, ठीक है, ओके। तो सेल्वस, कैंपस, सेल्वस, वेल्स, देन आपका ओके बहुत सारे और भी हैं यार, कैंपस, हाँ लियानोस, ठीक है, बहुत सारे देख लेना, हाँ देख लेना, देखो यहाँ पे लिखे हुए कुछ नाम लिखे हुए हैं। अच्छा ये कैंपस, सेल्वस, लियानोस, इसके सब कहां पर, साउथ अमेरिका में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, अर्जेंटीना में, ब्राजील वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन आपका था सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, देखो ये तो यार बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह को याद रखने हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये एटलीस्ट याद रख लेना। और अगर हिम्मत बचे तो आप टाइगर रिजर्व भी याद रख लेना, बिकॉज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। चलो ये तो आप देख लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये तो बताऊंगा नहीं मैं आपको, बिकॉज लंबा हो जाएगा टॉपिक। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे, इंडिया के अंदर कितने पाए जाते हैं ये बताएंगे आप मुझे, इंडिया के अंदर कितने पाए जाते हैं ये बताएंगे मुझे। हाँ, अब एक होता है सर आपका मैप प्रोग्राम, यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया मैप प्रोग्राम, यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया भाई, यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया मैप प्रोग्राम। यूनेस्को की क्या कहते हैं आपका, यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर आपका आता है,
ठीक है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देख रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस, ओहो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर आता है? पेरिस के अंदर आता है। मैप प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। मैप प्रोग्राम के अंदर क्या आता है? इसे बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके अंदर क्या करता है? दुनिया के बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पर इकट्ठा करता है और फिर उनको फंडिंग वंडिंग देगा ऐसे करके। हमारे देश के सर 12 बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? हमारे देश के 12, जितने भी होंगे आप मुझे बताएंगे, तो 12 से ज्यादा ही होंगे ऑफकोर्स। तो कितने आपके होंगे ये आप लोग बताएंगे। और 12 बायोस्फीयर रिजर्व के हमारे मैप प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। 11वें नंबर का नाम था कंचनजंगा, ठीक है। और 12वें का नाम कौन सा आपका? पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका एमपी में आता है। 2021 में आपका ये इंक्लूड हुआ था। याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के अंदर काफी ज्यादा पूछ सकता है। सिमली बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंदर आता है, बिल्कुल बहुत सही है, ठीक है सर। बहुत सारे यहाँ पर असम वगैरह के अंदर भी बहुत सारे आपके आ जाएंगे ना, बहुत सारे मतलब इंटरेस्टिंग से काफी याद रख लेना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रोप। एलोट्रोप किसका नहीं होता? एलोट्रोप का मतलब क्या होता है आपका? फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, देन आपका डायमंड होता है। तो है तो सेम ही सब कुछ, कंपाउंड केमिकली कंपाउंड सेम है, बस फिजिकल फॉर्म क्या डिफरेंट है। तो एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म क्या डिफरेंट है, फिजिकल फॉर्म क्या आपका डिफरेंट है, फिजिकल फॉर्म क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखेंगे सर, इसको बोलते हैं एलोट्रोप बोलते हैं। अब कार्बन का तो होता ही है सर, कार्बन क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, देन आपका क्या कहते हैं, आपका चारकोल हो जाएगा, देन आपका क्या कहते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। सर बहुत सारे आपके कार्बन देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे आ जाते हैं। ऑक्सीजन का भी सर हमने पढ़ा था अभी, O3, O3 गैस का एलोट्रोप है। सल्फर, सल्फर के भी सर आपको देखने को मिलते हैं, आप याद नहीं कर पाओगे, बट अल्फा सल्फर होता है, पी सल्फर होता है, बहुत सारे सल्फर होते हैं। नाइट्रोजन का आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता, नाइट्रोजन काफी ज्यादा स्टेबल रहता है सर, ये इसके देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। तो नाइट्रोजन इज द आंसर फॉर द रीड। ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन था यार, लेकिन आप इसमें दो तो एलिमिनेट कर लोगे बड़े प्यार से। सल्फर का सर याद नहीं रह पाता है ना, बहुत मुश्किल सा होता है इसको, तो सल्फर और नाइट्रोजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, पर जिसने रट्टा लगा रखा है तो रट्टा लग जाता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, रट्टे वाले सारे से क्वेश्चन आते हैं। एनीवेज, ओके, लास्ट क्वेश्चन है नहीं, और वेरी गुड, मजेदार लास्ट क्वेश्चन, बड़ी एनर्जी के साथ एकदम हाई एनर्जी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार हद होगी, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखो एलोट्रोप, कार्बन का एलोट्रोप, ऊपर क्वेश्चन पूछा है और नीचे उसका आंसर बता दिया। कमाल करते हैं पांडे जी ये भी, है ना। कार्बन का पूछा है, आपका एलोट्रोप पूछा है, और सॉरी कार्बन का एलोट्रोप यहाँ पे मेंशन था और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अभी पूछ रहा है एलोट्रोप के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल सी कहानी ऐसी है, ग्रेफाइट जो होता है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपका देखने को जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर बनाएगा ग्रेफाइट, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट। और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ना लेयर फॉर्म के अंदर होता है, मतलब एक लेयर इस तरह से होगी, फिर एक नीचे हेक्सागोन लगा, फिर उसके नीचे हेक्सागोन, फिर उसके नीचे हेक्सागोन, इस तरह से क्या होता है कि प्लेट्स की फॉर्म में लगा होता है। और ये जो एक प्लेट है ना, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे क्या हो सकती है, रगड़ सकती है। इस प्रकार से क्या होती है, कैसे कहूं, हाँ इस प्रकार से होता है, रगड़ सकती है। इसीलिए सर क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है आपका ग्रीसी होता है, आपका ग्रीसी होता है और लूजली बाउंडेड होता है, तभी तो ये रगड़ पा रहा है। अगर ये पूर्ण टाइट बाउंड होता तो यहाँ पर रगड़ थोड़ी पाता, ऐसा करके रगड़ नहीं पाता। तो ये रगड़ पा रहा है, इसका मतलब क्या, लूज बाउंडेड है। लूज बाउंडेड मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे। और फ्रीली मूव कर पाएंगे तो क्या होगा, ये सर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब गुड कंडक्टर तो नहीं कह सकते, पर हाँ इट इज विल बी वीक कंडक्टर, ठीक, अच्छा ठीक ठाक कंडक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इवन जो आप लोग ग्रीस लगाते हो आप लोग मोटरसाइकिल्स वगैरह के अंदर लगाते होंगे ना, गियर बॉक्स वगैरह के जो उसके अंदर आपकी लगाते होंगे, चेन वगैरह पे लगाते होंगे सर, वो भी क्या होता है उसके अंदर आपको ग्रेफाइट क्या होता है, मिला होता है। तो ग्रीसी होता है, क्या होता है आपका, ये आपका थोड़ा सा लिक्विडिश फॉर्म के अंदर आपका एग्जिस्ट करेगा, सेमी लिक्विड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कंडक्टर आपका होता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वेरास डायमंड सर बिल्कुल क्या इसका अपोजिट है, ग्रीस तो बिल्कुल मतलब भूल जाओ, ये तो आपका बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इवन हार्डेस्ट पार्ट में गिना जाता है। इससे सर कटिंग करते हैं, सर कटिंग करते हैं। अगर आप टॉम क्रूज की मूवी देखी हो सर, वो ग्लास के एक बार दिखा था ना, बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके वो चोरी कुछ कर रहा था, टॉम क्रूज की मूवी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी का नाम है वो, आई थिंक इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल समथिंग करके मूवी थी शायद उसका नाम। तो वहां पर जाकर वो डायमंड का छोटे से एक पेन सा निकालता है, उसके ऊपर डायमंड लगा होता है, डायमंड के ऊपर से सर्कल से काटता है और फिर आगे जब अंदर कूद जाता है समथिंग करके। डायमंड इज द हार्डेस्ट पार्ट, कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टर से भूल जाओ, ये आपका बिल्कुल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत ज्यादा गंदा कंडक्टर होता है आपका हीट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, डायमंड इज द सॉफ्ट, गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया। डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ये तो एक वन तो ठीक हो गया। एंड डायमंड इज अ बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। हाँ सही तो लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। पहले 25 क्वेश्चन तो समाप्त। अगर आपको अच्छा लगे तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एसआईपी बुक आपकी काफी टाइम से लॉन्च हो रखी है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर खरीद ली है। अगर आप लोगों को इस टाइम पर समझ ना रहा हो कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और रिसोर्सेज ढूंढने के लिए आप लोग हाथ पर मार रहे हो, तो आई थिंक दिस कुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। आप आराम से बुक खरीद सकते हैं, काफी सारा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे नहीं भी है तो अब आराम से आप जाकर भी थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट आपको इतना
इतना सारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यू विल हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू गेट ऑल द मटेरियल विच एवर यू वांट। इवन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। जेएनके के बारे में बहुत सारा यहाँ पर ज्ञान दिया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। हिस्ट्री, जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए वो सबके सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप ये बुक पढ़ लोगे तो, ठीक है। और साथ साथ में हमारे बैचेस वगैरह भी है, तो आप बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह आपको चाहिए तो आप बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप कॉल कर सकते हो उस नंबर के ऊपर, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो समझा दे देना और थोड़ा सा यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो आपका एक और काम है, कमेंट के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती हो, कोई भी आपको कुछ और पूछना हो क्वेश्चन, आप मेंशन कर सकते हो। जो भी स्पेसिफिकली इस क्लास, इस टॉपिक या इस जीएस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं इसका आंसर पर्सनली कर दूंगा। बाकी का जो होगा, जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसके रिगार्डिंग जो हमारी टीम है दैट विल आंसर फॉर योर क्वेरीज, ठीक है। जीएस वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आई विल डेफिनेटली आंसर, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ओके। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच बाय द वे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।